आज थायराइड की फंक्शन पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, हमारे साथ हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हमारे साथ क्या रिलीज होता है? दैट इज TRH। ओके, ये आके हमारे साथ किस पे? थायरोट्रोप्स पे इफेक्ट करता है। थायरोट्रोप्स पे ये जब इफेक्ट करता है ना, इसका जो रिसेप्टर है TRH का जो रिसेप्टर है ना, TRH का, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का, यहां पे जो रिसेप्टर होता है दैट इज 7-पास GQ कपल रिसेप्टर। GQ सही है। तो GQ हमारे साथ किस चीज को इंक्रीज कर रहा था? दैट इज IP3। IP3 इसका सेकंड मैसेंजर क्या होगा? IP3 सही है। फिर हमारे साथ इस थायरोट्रोप से हमारे साथ रिलीज हो जाता है क्या? दैट इज TSH। TSH ये TSH जाके हमारे साथ थायराइड ग्लैंड में कौन से सेल पे इफेक्ट करेगा? फॉलिकुलर सेल पे इफेक्ट करेगा। फॉलिकुलर सेल पे इस पे हमारे साथ जो रिसेप्टर है दैट इज अगेन 7-पास रिसेप्टर, और ये कौन से जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ क्या है? बाइंड होगा और इसको स्टिमुलेट करेगा। तो इसका जो सेकंड मैसेंजर आएगा दैट इज साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP, और यहां से हमारे साथ T3 और T4 रिलीज होगा। ये हमारे साथ ब्लड में जाके डिफरेंट टिश्यू को क्या पहुंच के उधर डिफरेंट टिश्यू पे डिफरेंट इफेक्ट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सही है। अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, तो ये हमारे साथ क्या करता है कि ये इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ना, रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, ये हमारे साथ जाके न्यूक्लियस में इसके रिसेप्टर, तो ये हमारे साथ DNA है। सही है। इसका यहां पे रिसेप्टर होगा। सही है। और ये इसको स्टिमुलेट करके, बट ये जो रिसेप्टर है ना, इसके हमारे साथ 2 एक्टियोसाइट है, 2। सही है। इसके हमारे साथ क्या है? 2 एक्टियोसाइट है। एक पे हमारे साथ आके T3 इफेक्ट करेगा, T3 अटैच हो जाएगा। सही है। और सेकंड पे हमारे साथ विटामिन A, उस पे विटामिन A इफेक्ट करेगा। अगर विटामिन A नहीं है ना, तो ये T3 अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। अब बात यह है कि ये विटामिन A कहां से आता है? सही है। इसका जो रिचेस्ट सोर्स है ना दैट इज जो सनलाइट विटामिन D का है भाई, से दैट इज कैरेट, और उसमें हमारे साथ बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन, ये बीटा कैरोटीन हमारे साथ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए में किसके थ्रू चेंज होता है? दैट इज ऑन द हेल्प ऑफ T3। इसको बीटा कैरोटीन को हमारे साथ विटामिन ए में चेंज करने वाला मॉलिक्यूल कौन है? T3 एंड T4। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ किसी बंदे में हाइपोथायराइडिज्म हो, तो वो इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज कर सकता है? नहीं। और ये बीटा कैरोटीन नहीं है, ये जाके जिस तरह हमारे साथ बिलिरुबिन स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है ना, और येलो डिस्कलरेशन आता है उससे। सही है। सेम इसी तरह ये बीटा कैरोटीन में जाके हमारे साथ स्किन में डिपॉजिट हो जाता है, स्किन में डिपॉजिट हो जाता है और येलो डिस्कलरेशन आ जाता है स्किन का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये विटामिन ए है या हमारे साथ बिलिरुबिन है? इन्वेस्टिगेशन छोड़ के। सही है। तो ये हमारे साथ स्क्लेरा में डिपॉजिट नहीं हो सकता। ये जो बीटा कैरोटीन है ना, ये स्क्लेरा में डिपॉजिट नहीं हो सकता, और बिलिरुबिन हमारे साथ स्क्लेरा में भी डिपॉजिट हो सकता है। सही है। तो क्लिनिकली हम इसको
इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं कि हम स्केलेरा को एग्जामिन करेंगे। अगर स्केलेरा भी इन्वॉल्व है दैट इज बिलिरुबिन, अगर स्केलेरा इन्वॉल्व नहीं है और इसी तरह हमारे साथ स्किन येलोनिश शो कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज बीटा कैरोटीन। अब ये इस विटामिन ए को एक्टिव फॉर्म में आके इस रिसेप्टर पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सही है। फिर हमारे साथ ये जो रिसेप्टर है ना, ये एक सीक्वेंस को इस डीएनए में क्या करेगा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये ट्रांसक्रिप्शन इसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होके हमारे साथ प्रोटीन बनाएगा। ये तो समझ आ रहा है ना कि हमारे साथ प्रोटीन बन जाएंगे, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हमारे साथ क्या हो सकते हैं, ये हमारे साथ स्ट्रक्चर प्रोटीन भी हो सकता है। क्या हमारे साथ स्ट्रक्चर प्रोटीन भी हो सकता है, स्ट्रक्चर। सही है। ये हमारे साथ फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकते हैं, फंक्शनल सॉरी एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक मीन कि ये हमारे साथ क्या करेगा, एंजाइम बनाएगा। सही है। और तीसरा ये रेगुलेटरी प्रोटीन भी हो सकते हैं, रेगुलेटरी। अब रेगुलेटरी प्रोटीन में हमारे साथ क्या आ जाता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस। ओके, जितने चैनल्स हैं हमारे साथ मेम्ब्रेन पे, ये किस में आता है, ये हमारे साथ रेगुलेटरी प्रोटीन में आता है। सही है। जो हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में एंजाइम है ना, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन में आ जाता है। और जो हमारे साथ स्मूथ मसल में है या स्केलेटल मसल में है, जितने प्रोटीन है, से दैट इज स्ट्रक्चर प्रोटीन। ओके, अब हमारे साथ इसको बेसिक को लेके ना हम एक एक फंक्शन को इसके पर, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे साथ क्या करता है, इट कैन परफॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब हमारे साथ क्या, ये इस रेगुलेटरी प्रोटीन को बनाएगा ना, तो रेगुलेटरी प्रोटीन को बनाने के लिए ये हमारे साथ जब सेल मेम्ब्रेन पे इसको बढ़ाएगा सोडियम पोटेशियम एटीपेस को, सोडियम पोटेशियम एटीपेस को, इससे हमारे साथ 3 सोडियम बाहर आ जाएंगे, 3 सोडियम बाहर, और हमारे साथ 2 पोटेशियम इनसाइड आएंगे। ओके, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम इनसाइड। अब ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस हमारे साथ किसको यूज कर रहे हैं, एटीपी को। सही है। एटीपी किस में चेंज हो जाएगा, एडीपी में। अब ये एटीपी को यूज कर रहे हैं ना, ये तो एनर्जी है। सही है। तो ये एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कि इसको क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करे। अब ये एनर्जी कहां से आएगा, सही है। तो इस एनर्जी के लिए ये हमारे साथ क्या करेगा, एक हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकंड ये क्या करेगा, सेकंड ये हमारे साथ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, दैट इज नोन एज ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और एक हमारे साथ ग्लूकोज का सोर्स कि ये क्या करे, इस ग्लूकोज को बढ़ा दे। सही है, फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो ये हमारे साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ ग्लूकोन्यूजेनेसिस, 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 ग्लूकोन्यूजेनेसिस ये फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स। इसके लिए जो सोर्स है, एक है ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल, एक है अमाइनो एसिड, और एक है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इससे हमारे साथ क्या बनता है, दीज आर नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स फॉर ग्लूकोन्यूजेनेसिस। अब ये तो इसको ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा,
क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही है। और उससे हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होगा, उससे हमारे साथ क्या एटीपी, और वो इसको तो इससे क्या हो जाता है, ये तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, मेटाबॉलिक, जब ग्लूकोज के साथ C6H12O6 इसके साथ क्या ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक ये एटीपी, सही है। सेकंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, इसकी प्रोडक्शन होगी या नहीं, सही है। अब हम एटीपी तो क्या होगा, यहां पे यूज हो जाएगा, सही है। वाटर भी हमारे साथ बॉडी में यूज होते हैं, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। तो ये हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सही है। और हमारे साथ हीट, ये क्या देखो, हीट जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है ना बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा ना, हाइपोक्सिया कंडीशन। हाइपोक्सिया में याद रखो कि जो पल्मोनरी वेसल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो डायलेट हो जाएगा, सही है। तो जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायलेट हो जाए तो स्किन जो है, स्किन को, इसको ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डायलेशन की ज्यादा हो जाएगी, तो पेरिफेरी पे जब ब्लड आ जाएगा तो ये हमारे साथ क्या हीट लॉस कर लेगा, हीट लॉस हो जाएगी, सही है, समझ आ गया। और ये क्वेश्चन आता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों कंस्ट्रक्ट हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पोटाशियम, जो ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल की वजह से, सही है। कि हमारे साथ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, द रीजन इज ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। इसका समझ आ गया। तो ये हमारे साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सही, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। सेकंड, ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ फिजिकल ग्रोथ करते हैं, फिजिकल ग्रोथ, ओके, फिजिकल ग्रोथ करेगा, सही है। फिजिकल ग्रोथ के लिए ये स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चर प्रोटीन ये है ना, तो ये हमारे साथ जो प्रोक्सिमल मसल है ना शोल्डर पे, सही है, और थाई में, इस मसल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सही है, इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे साथ प्रोक्सिमल मसल मास को क्या करते हैं, प्रोक्सिमल मसल मास इंक्रीज। अब हमारे साथ एक बात और है कि ग्लूकोज की और पेट्स की ये क्या करते हैं, कैटाबोलिज्म करते हैं, ग्लूकोज और पेट्स की क्या करते हैं, कैटाबोलिज्म करते हैं। लेकिन हमारे साथ मसल की क्या, प्रोटीन की क्या करते हैं, एनाबोलिज्म करते हैं, और उसकी वजह से हमारे साथ मसल मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी वजह से मसल मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पेट की ये किस तरह, पेट्स पे क्या इफेक्ट रखता है, तो ये जो T3 और T4 है ना, ये हमारे साथ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को क्या करते हैं, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को स्टिमुलेट करते हैं। और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का क्या काम था, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, उसका काम क्या था, वो हमारे साथ ट्राइग्लिसराइड को क्या कर रहा था, उसकी ब्रेकडाउन कर रहा था, और उसको कन्वर्ट कर रहा था किसमें, प्री फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, तो ये ग्लिसरॉल जाके ग्लूकोन्यूजेनेसिस में यूज होगा, सही है। ये प्री फैटी एसिड हमारे साथ क्या जाके एसिटाइल को ए में चेंज होके इसमें क्या क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्लियर हो गया, ये उसमें चला जाता है। अब हमारे साथ नेक्स्ट ये इफेक्ट रखता है किस चीज पे, हमारे साथ मेंटल ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ में ये किस तरह करता है, एक तो ये हमारे साथ डेंड्राइट्स
वो बना देता है, डेंड्राइट्स को बढ़ा देता है। उसके नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स है? नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स है ना, सॉरी नेफ्रॉन नॉट, न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स है ना, एक हमारे साथ एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज। तो ये हमारे साथ डेंड्राइट्स को क्या करता है, उसकी ग्रोथ कर देता है, सही है। नेक्स्ट हमारे साथ ये माइलिन शीट को बना देता है, माइलिन शीट। पीएनएस में कौन माइलिन शीट, कौन से सेल, और सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, तो माइलिन शीट की सिंथेसिस को क्या करते हैं, बढ़ा देता है। और इसी तरह ये हमारे साथ क्या करते हैं, सीएनएस की मैच्योरेशन करते हैं। और साइनेप्स क्या, साइनेप्सिस बढ़ा देते हैं। साइनेप्स क्या होता है, जो न्यूरॉन के दरमियान में जंक्शन होता है उसको बढ़ा देते हैं, सही है। एक हमारे साथ ये किस पे, ये हमारे साथ बीटा 1 जो रिसेप्टर है ना, या सिंपैथेटिक रिसेप्टर, उसकी क्या करता है, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। अब जब ये रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे साथ कंट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही है। हमारे साथ एसए नोड की फंक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाए। देखो एक होता है ना एसए नोड, एक हमारे साथ एवी नोड, एक हमारे साथ मायोकार्डियम और एक परकंजी फाइबर, सही है। हमारे साथ एसए नोड को पेसमेकर भी बोला जाता है, वाई नो, इसका ये नहीं, इसका ये है कि ये हमारे साथ पल्स रेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, यही रीजन है, सही है। क्योंकि सिर्फ तो हमारे साथ एवी नोड भी करता है हमारे साथ, हाँ वो सिग्नल फॉरवर्ड करता है, लेकिन भाई जब एसए नोड काम छोड़ देना तो फिर एवी नोड भी हमारे साथ इंपल्स प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये मायोकार्डियम भी रखता है, और ये पुरकंजी फाइबर भी हमारे साथ एबिलिटी रखता है सेल्फ इंपल्सिस प्रोडक्शन की। लेकिन ये एसए नोड को पेसमेकर इसलिए बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपल्सिस प्रोड्यूस फास्टर रेट की वजह से, सही है। अगर ये हमारे साथ क्या करे, इंक्रीज करे एसए नोड की फंक्शन इंक्रीज हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। अगर एसए नोड अपना इफेक्ट क्या करे, इंक्रीज करे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो जो T3 और T4 है ना, वो हमारे साथ क्या करते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, वो फैक्टर जो एसए नोड की फंक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको हम पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट बोलते हैं, सही है। और वो चीजें जो हमारे साथ एसए नोड की क्या करे, उसकी फायर को कम करे, उसको हम नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ एवी नोड के इफेक्ट को ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ इंपल्स को एट्रियम से वेंट्रिकल में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसके इफेक्ट को हम ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, क्या, ड्रोमोट्रोपिक। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे साथ एवी नोड के फंक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे, उसको हम पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट बोलेंगे, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक। और ऐसे जो मायोकार्डियम के कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है उसको हम आयनोट्रोपिक एजेंट बोलते हैं, क्या, आयनोट्रोपिक एजेंट, सही है। तो जो इसकी कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा उसको हम पॉजिटिव आयनोट्रोपिक केमिकल्स बोलेंगे, सही, या एजेंट्स बोलेंगे। और जो हमारे साथ पुरकंजी फाइबर्स के इफेक्ट को बढ़ाए ना, उसको हम बेथमोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, बेथमोट्रोपिक। तो हमारे साथ क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, आयनोट्रोपिक एंड बेथमोट्रोपिक। ओके,
जो इंक्रीज करेगा फंक्शन को उसको हम पॉजिटिव, जो डिक्रीज करेगा उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। ओके, अब ये हमारे साथ इनको क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं कंट्रैक्टिलिटी को, और इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी। तो जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, सही है। और जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो हमारे साथ कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे साथ बोन पे इसका क्या इफेक्ट है, बोन पे इसका क्या इफेक्ट है। तो ये ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट के एक्टिविटी को क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट के एक्टिविटी को क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं, सही है। लेकिन जब अब हाइपरथायराइडिज्म पढ़ेंगे ना, ये हमारे साथ इसकी मिकदार बढ़ जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, तो ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस वजह से हमारे साथ क्या हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होती है और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाता है, सही है। तो ये हमारे साथ ओस्टियोक्लास्टिक, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट को क्या करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट उसको बैलेंस रखते हैं, सही है, उसको बैलेंस रखते हैं, T3 एंड T4। ओके, इसके बाद ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये एनाबोलिज्म प्रोटीन, ये भी हो गया, सही है, हीट लॉस, सही है, CNS इंक्रीज बीटा 1। फिर हमारे साथ ये जाके ना हमारे साथ लंग्स में कितने सेल हैं, लंग्स में, लंग्स में एक हमारे साथ होता है कंडक्टिव जोन और एक हमारे साथ होता है रेस्पिरेटरी जोन, सही है। कंडक्टिव जोन हमारे साथ नोस्ट्रल से स्टार्ट होके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, सही है। टर्मिनल ब्रोंकियोल हम किसे बोलेंगे, ये ट्रेकिया हमारे साथ बार बार डिवाइड होता है ना, जब इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, 1 मिलीमीटर तक, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। उसके बाद हमारे साथ क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल स्टार्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, सही है। फिर हमारे साथ अल्व्यूलर डक्ट और अल्व्यूलाई, अल्व्यूलर डक्ट एंड अल्व्यूलाई, इसको हम क्या, रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी जोन में गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन इस कंडक्टिव जोन में हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, सही है। अब ये जो अल्व्यूलाई है ना, इसके ऊपर इस तरह के एपिथेलियल सेल पड़े हुए होते हैं। इस एपिथेलियल सेल के मेनली दो टाइप्स है, एक हमारे साथ है न्यूमोसाइट 1 और दूसरा है न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 1 है वन फंक्शन, इसका क्या है, न्यूमोसाइट 1 है वन फंक्शन, that is gaseous exchange, that is gaseous exchange. Pneumocyte 2 have two function, one repair of type 1 cell, okay, and second that is produce surfactant, okay। और surfactant हमारे साथ ये जो T3 और T4 है ना, ये हमारे साथ क्या करता है, increase surfactant production, surfactant प्रोडक्शन। याद रखो ये न्यूमोसाइट 2 का फंक्शन आ जाता है, बोलते हैं कि सर्फेक्टेंट कौन से सेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज टाइप 2, ओके। तो इंक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, क्लियर। एक हमारे साथ नेक्स्ट ये फंक्शन करता है ना, कि हमारे साथ जब ये पेट्स LDH, क्या LDH लो डेंसिटी प्रोटीन, लो डेंसिटी प्रोटीन, ये लो डेंसिटी प्रोटीन का क्या करते हैं, लिवर पे उसका क्या करते हैं, उसके रिसेप्टर को बढ़ा देता है। T3 और T4 नहीं है, ये हमारे साथ क्या करेगा, लिवर पे क्या करेगा, रिसेप्टर बढ़ा देगा LDH का, सही है।
तो हमारे साथ ब्लड में जो एलडीएच होता है ना, वो हमारे साथ कहां पे आएगा? लिवर में। तो ब्लड में हमारे साथ पेट्स की मिकदार क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब उसकी मिकदार डिक्रीज हो जाए ना, उसको हम हाइपोलिपिडीमिया बोलते हैं या हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया बोलते हैं। सही है, क्योंकि एलडीएल में क्या होता है, या वीएलडीएल में, उसमें हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये हमारे साथ इसकी फंक्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, इसकी फंक्शन को डिक्रीज करते हैं। तीसरा एक फंक्शन इसका ये है कि ये हमारे साथ जाके फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट से ये एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है, दैट इज नोन एज गेग। उसको हम क्या बोलते हैं? गेग, ग्लाइकोसाइल अमाइनो ग्लाइकेन। और ये जो गेग मॉलिक्यूल है ना भाई, ये हमारे साथ ऑस्मोटिक पार्टिकल है। ये अपनी तरफ वाटर को क्या करता है? खींच लेता है। हम बोलते हैं ना ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक में क्या होता है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक में सिर्फ ये होता है कि वो हमारे साथ हाइपर ऑस्मोलर पार्टिकल होता है, सही, लाइक मेनिटोल। तो जब हम मेनिटोल दे जाते हैं ना, वो अपने साथ वाटर को बॉडी से क्या करता है? ड्रेन करता है, वाटर को री एब्जॉर्ब नहीं करने देता। सही है, तो एज अ डायूरेटिक हम यूज करते हैं। इसी तरह ये गेग मॉलिक्यूल भी जहां पे होता है ना, वहां से ये जाके हमारे साथ क्या करेगा? वाटर को ड्रेन करेगा, H2O को क्या करेगा? अपनी तरफ ड्रेन करेगा। और जहां पे वाटर होंगे तो ये जाके वहां पे एडिमा काज करेगा। सही है, तो ये हमारे साथ नॉर्मल थायराइड की फंक्शन है। कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, लिवर वाला देखो भाई, हमारे साथ ब्लड में क्या होता है? ब्लड में हमारे साथ एचडीएल होता है, एचडीएल, एलडीएल। सही है, हमारे साथ वीएलडीएल। सही है, इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं? ये T3 और ये जो एलडीएल है, वीएलडीएल और एलडीएल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल का ये मतलब होता है, ये लिवर से हमारे साथ क्या करता है? लिपिड्स को उठा के ना पेरिफ्रीज में डिपोजिट कर देता है। सही है, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस काज करता है। और एचडीएल क्या करता है? वो पेरिफ्री से लिपिड को उठा के ना लिवर में लेके आता है और वहां पे जाके उसको बाहर एक्सक्रीट कर देता है। सही है, थ्रू बाइल्स। ओके, तो इसलिए इस एचडीएल को हम क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये T3 और T4 क्या करता है? ये जाके इन रिसेप्टर को बढ़ा देता है, इन रिसेप्टर को बढ़ा देता है। जब रिसेप्टर बढ़ जाए तो ये एलडीएल जब भी आता है ना, तो लिवर में ये हेपेटोसाइट में क्या हो जाता है? एंटर हो जाते हैं, वहां से बाइल होके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सही है, तो ये इसकी हमारे साथ क्या है? मैकेनिज्म है, और इसके सारे के सारे हमारे साथ फंक्शन है। ठीक है, हाँ, अगर हाइपरथायराइड तो सारे पेट आएंगे ना, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन में था, तो वो हमारे साथ लिवर में डिपॉजिट होंगे, दैट कैन लीड टू फैटी लिवर। बट ब्लड में हमारे साथ पेट नहीं होंगे। सही है, अगर इतना वो आ जाए कि वो हमारे साथ फिर क्या करे? एक्सक्रीट ना हो जाए थ्रू बाइल, तो ऑफकोर्स वो फिर हमारे साथ क्या होगा? लिवर में डिपॉजिट होगा। सही है, अब जी, हाँ, कोलेस्ट्रॉल को थ्रोम्बोसिस हमारे साथ एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। सही है, जब ब्लड वेसल वॉल में ना ये जाके वहां पे क्या करेगा? एंडोथेलियल सेल को डैमेज करके हमारे साथ एथेरोमा काज करेगा। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं ना, एक बंदा है, सही है, उसको क्या हो गया? हमारे साथ हाइपर थायराइडिज्म। उसको क्या हो जाता है? हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। सही है, तो उस पे क्या इफेक्ट होंगे? उस पे क्या इफेक्ट होंगे? पहले तो कि हाइपर थायराइडिज्म होगा क्यों? व्हाट आर द रीजन फॉर द हाइपर थायराइडिज्म? और फिर जब हाइपर थायराइडिज्म हो जाए हमारे साथ थायराइड की बातें नहीं करो ना।
इसकी ये फंक्शन वहां पे लिखे हुए, सही है, इस बुक में। हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म में हमारे साथ क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म, सही है। हमारे साथ इसमें T3 और T4 क्या हो जाएंगे? ज्यादा इंक्रीज। अब ऐसे कौन से डिजीज है ना जो हमारे साथ T3 और T4 को बढ़ा देता है? सही है। एक तो हमारे साथ थायराइड में ही कोई डिफेक्ट होगा। जब थायराइड में ही कोई डिफेक्ट होता है ना, उसको हम प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। क्या? प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। ओके, फॉर एग्जांपल भाई ये हमारे साथ TRH आ गया, इसने हमारे साथ क्या TSH रिलीज की, और TSH आके हमारे साथ फोलिकल पे इफेक्ट कर रहा है, सही है, और इससे T3 और T4 को इंक्रीज कर रहा है, सही है। पहला तो हमारे साथ मसला क्या, अगर इस थायराइड में ही कोई डिफेक्ट है, इस थायराइड में ही कोई डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है? उसकी वजह से हमारे साथ T3 और T4 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे साथ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होंगे? T3 और T4 ज्यादा होंगे, लेकिन ये जाके इस पे क्या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये इसको क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो हमारे साथ TSH क्या हो जाएगा? TSH कम, TSH डिक्रीज, और T3 और T4 क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। अब ऐसे कौन से डिजीज है, क्या हो सकता है जो हमारे साथ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म काज करेगा? प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। तो एक हमारे साथ होता है ग्रेव्स डिजीज। एक क्या होगा? ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज में ये ग्रेव्स डिजीज में हमारे साथ एंटीबॉडीज बन जाते हैं। क्या? एंटीबॉडीज। ओके, इसमें हमारे साथ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनेंगे? एंटीबॉडीज। ये हमारे साथ क्या होंगे? ये यहां पे पोलिकल सेल होता है ना, पोलिकल, इस पोलिकुलर सेल पे मैंने आपको बोला कि इस पे TSH का रिसेप्टर होता है, सही है, TSH का रिसेप्टर होता है। TSH इस रिसेप्टर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये हमारे साथ क्या है? स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इसके लिए एज एंटीजन है, सही है, लेकिन ये आके इस रिसेप्टर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, न कि इनहिबिट करता है या न कि इसकी डिस्ट्रक्शन करता है, सही है। ये आके हमारे साथ इसको क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करेगा। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगी तो हमारे साथ थायराइड हार्मोन क्या हो जाएंगे? वो इंक्रीज हो जाएंगे, सही है। T3 और T4 हमारे साथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, सही है। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज इसको क्या करेंगे? TSH रिसेप्टर को क्या? TSH रिसेप्टर के फंक्शन को इंक्रीज करता है, रिसेप्टर के खिलाफ, सही है। और ये स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज होंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें है ना भाई, हमारे साथ जब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, उसमें एंटीजन क्या होगा? वो अटैच होगा, सही है, और एंटीबॉडी आके उस पे क्या करते हैं? उसके पे इफेक्ट करते हैं। और टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में हमारे साथ एंटीबॉडीज अटैच होता है और एंटीजन आके उसको स्टिमुलेट करता है, सही है। तो यहां पे ये इसके लिए एज एंटीजन एक्ट करता है ना, और एंटीबॉडीज आके इस पे इफेक्ट करता है ना, सही है। तो हमारे लिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सही है। एक या दो क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से आते हैं। या बोलेगा कि आस्थमा किस चीज की, कौन से हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जाम्पल है, या इस तरह हमारे साथ
ये ग्रेव्स डिजीज का आ चुका होगा, सही है। तो ये हमारे रोमाटाइड अर्थराइटिस या हमारे साथ डिकोराइन थायराइडाइटिस, ये जितने भी है से इसके एग्जांपल्स आते हैं। या टीबी का, मोस्टली टीबी का आता है, टीबी इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, सही है। तो हमारे साथ ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। फिर हमारे साथ नेक्स्ट ये कौन से HLA मॉलिक्यूल, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, सही है। तो ये हमारे साथ HLA DR3 एंड HLA DR8, इसके साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है, ये इसके साथ रिलेटेड होता है। अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, सही है। तो ये किसी ल्यूकोसाइट को क्या कर रहे हैं, मीन के इसका ल्यूकोसाइट के साथ भी कोई काम है, सही है। अब ये ल्यूकोसाइट ये जाके किसको, ये एंटीबॉडीज जाके ना हमारे साथ टी सेल को क्या करता है, टी सेल को स्टिमुलेट करता है, टी सेल को स्टिमुलेट। जब टी सेल स्टिमुलेट होगा ना, टी सेल स्टिमुलेट होगा, वो जाके हमारे साथ क्या करेगा, वो जाके हमारे साथ रिलीज करेगा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, सही है, और इंटरफीरॉन गामा। अब इसका काम क्या है, ये जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है और ट्यूमर इंटरफीरॉन गामा है, ये जाके हमारे साथ स्पेशली जाके आईज के जो इसके पीछे जो आई बाल के इर्द गिर्द पेट्स पड़े हुए हैं, ये उसको स्टिमुलेट करता है। एक तो उसका ग्रोथ करा देता है, सही है। दूसरे वहां पे जो फाइब्रोब्लास्ट पड़े हुए हैं, फाइब्रोब्लास्ट, उसको स्टिमुलेट करता है। तो उसकी वजह से पेट्स क्या हो जाते हैं, उसकी डिपोजिशन हो जाती है, सही है। जब पेट की डिपोजिशन होगी, सही है, और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरफीरॉन गामा ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, सही है। तो वहां पे फ्लूइड की अकमुलेशन होगी, तो बैक से क्या करता है, इस आई बॉल को क्या करेगा, पुश करेगा, सही है। और ये हमारे साथ क्या होता है, ये एक्सोथैलेमस इसको बोलते हैं। और एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, लिड रिट्रैक्शन या लिड लेग। ये हमारे साथ इसका आइज आप देखोगे ना, तो ये बिल्कुल इस तरह, ये क्या करते हैं, जो एलिवेटरी पाल्पेब्रल मसल है ना, उसको क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, और इसको हम लिड लेग या लिड रिट्रैक्शन इसको बोलते हैं, सही है, जो एलिवेटरी पाल्पेब्रल मसल है, सही है। तो इस तरह घूर के। और तीसरा रीजन ये है कि ये जाके हमारे साथ ये एंटीबॉडीज यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, उस फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं, और उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, उसकी गेट प्रोड्यूस होगा, और वो हमारे साथ एडिमा काज करेगा। तो आई बॉल क्या होगा, पुश, सही है, बाहर की तरफ पुश होगा। ये कल हाइपरथायराइडिज्म में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे साथ क्या होता है कि एक होता है टॉक्सिक एडिनोमा, टॉक्सिक एडिनोमा, कि इसका क्या मतलब है, और दूसरा होते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर, ओके, मल्टी नोडुलर गोइटर। ये हमारे साथ थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड है, सही है। अगर इसमें एक ही जगह पे हमारे साथ एक नोडुल मिल जाए, ये नोडुल, सही है, इसको हम टॉक्सिक एडिनोमा बोलते हैं, सही है। और अगर इसमें मल्टीपल नोडुलर हो, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल नोडुलर गोइटर। अब इसका रीजन, ये बनते क्यों हैं, ये हमारे साथ बनते क्यों हैं, इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन ये है ना भाई, कि हमारे साथ ये जो रिसेप्टर है ना, ये TSH का रिसेप्टर, इसमें म्यूटेशन आ जाता है खुद ब खुद। ये ना TSH का सुनता है, ये किसी का भी नहीं सुनता, सही है। जब इसमें म्यूटेशन आएगा और ये इस रिसेप्टर को बार बार स्टिमुलेट करेगा, ये बार बार इस सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये पोलिकुलर सेल नहीं है,
इसकी हमारे साथ क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और उसमें बाद औक़ात हाइपरप्लेजिया आ जाएगा। अपने फंक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें क्या डिवीजन हो जाएगी सेल की, सही है। तो एक हमारे साथ मास बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक एडिनोमा। अगर एक मिल रहा है, इसको बाद में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सही है। तो हमारे साथ क्या, उसको हम टॉक्सिक एडिनोमा या मल्टी नोडुलर गोइटर, मल्टी नोडुलर गोइटर इसको हम बोलते हैं, सही है। ये इसकी हमारे साथ क्या है कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म की काजेस है। एक टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, मल्टी नोडुलर गोइटर, सॉरी टॉक्सिक एडिनोमा, मल्टी नोडुलर गोइटर और ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ये इसकी हमारे साथ काजेस है। फिर हमारे साथ नेक्स्ट जो है ना कि हमारे साथ यहां पे कोई मसला हो, क्या हो, यहां पे कोई मसला हो, तो थायराइड में तो अपना कोई इशू नहीं है ना, ऊपर से स्टिमुलस ज्यादा आ रहा है, सही है। जब स्टिमुलस ज्यादा आ रहा है, सही है, तो ये हमारे साथ सेकेंडरी स्पेस में है ना, इसको हम सेकेंडरी काजेस बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी काजेस बोलते हैं। तो उसको हम सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं कि सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म के काजेस क्या होंगे, हाइपर थायराइडिज्म के। सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म में क्या होगा, इसमें हमारे साथ T3 और T4 भी इंक्रीज होंगे और साथ में हमारे साथ TSH भी इंक्रीज होगा, TSH भी इंक्रीज होगा, सही है। अब इसके क्या काज हो सकते हैं सेकेंडरी, एक तो पिट्यूटरी एडिनोमा, यहां पे जो थायरोट्रोप्स है ना, थायरोट्रोप्स जिससे बेसोफिलिक सेल है उसका हमारे साथ क्या हो जाए, कैंसर, सही है। अगर उसकी साइज हमारे साथ 1 mm से कम है उसको हम माइक्रो पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, और अगर उसकी साइज मोर देन 1 mm है ना उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो पिट्यूटरी एडिनोमा। और इसके कॉम्प्लिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक सिक्रीटरी जो सिक्रीट कर रहा है, सही है, और दूसरा ये हमारे साथ इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर को नहीं है उसको कंप्रेस करता है। तो इसके साथ ना पीछे ये जब सीएनएस पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताएं, इसके साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ बैक पे हमारे साथ कैवर्नस साइनसिस होता है और उसके वाल्स में हमारे साथ नर्व पास होती है, सही है, 3rd 4th एंड 5th और 6, सही है, और ये उसको प्रेस करते हैं तो उसके क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, बस उसको छोड़ दो अब। लेकिन एक हमारे साथ इसकी क्या होगी, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, एडिनोमा, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें आ जाता है ना कि बीटा HCG, बीटा HCG वो इंक्रीज हो जाता है, वो भी सेकेंडरी काज में हम लेते हैं, सही है। हालांकि प्रॉब्लम यहां का नहीं है, यहां का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी हम सेकेंडरी काज के साथ ले लेते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, बीटा HCG, बीटा HCG, बीटा HCG ये नॉर्मली हमारे साथ रिलीज होता है किससे, सिंसिशियोट्रोपोब्लास्ट से या प्लेसेंटा से, सही है। तो सिंसिशियोट्रोपोब्लास्ट से रिलीज होता है। देखो ये जो हमारे साथ उवम होता है ना इस तरह फर्टिलाइज, इसके इर्द गिर्द जो एम्ब्रियो होता है, सही है, इसके इर्द गिर्द ट्रोपोब्लास्टिक लेयर होता है। तो एक हमारे साथ इस तरह प्रॉपर लेयर होता है सेल्स का, उसका आपको क्या, उसकी न्यूक्लियस का और सेल मेम्ब्रेन का आपको पता लगेगा, उसको हम साइटोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। और दूसरा होता है इसी तरह इसका आपको न्यूक्लियस का और सेल मेम्ब्रेन का पता नहीं होता, इसको हम सिंसिशियोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, सिंसिशियोट्रोपोब्लास्ट। और ये बीटा HCG, और इसको बीटा HCG को हम ब्लड में और यूरिन में टेस्ट करते हैं फॉर द प्रेगनेंसी, सही है। लेकिन यहां पे रीजन ये नहीं है, यहां पे बीटा HCG 2 डिजीज की वजह से होती है हमारे साथ। अगर किसी को क्या हो जाए, मोलर प्रेगनेंसी,
और दूसरा हमारे साथ क्या हो जाए, हमारे साथ अगर इसकी क्या हो जाए, इसकी कार्सिनोमा हो जाए, उसको हम एसेंशियो ट्रोपोब्लास्ट की क्या हो जाए, कार्सिनोमा, उसको हम कोरियो कार्सिनोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोरियो कार्सिनोमा, कोरियो कोरियो कार्सिनोमा। तो इनमें हमारे साथ क्या होता है, इंक्रीज बीटा एचसीजी होता है, और ये बीटा एचसीजी क्या करता है, ये जाके हमारे साथ सेम लाइक एक्ट करता है जिस तरह हमारे साथ क्या होता है, जो टीएसएच जिस तरह एक्ट करता है ना, उसी तरह हमारे साथ क्या होता है, ये इफेक्ट करता है। ये तो कार्सिनोमा तो कैंसर है ना, ये मोलर प्रेगनेंसी नहीं है। अगर हमारे साथ ऊम में ना न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियस ना हो, सही है, उसको क्या करे, 2 स्पर्म एट वंस टाइम, उसको क्या करे, फर्टिलाइज करे। लेकिन फर्टिलाइज तो होगा नहीं, बेबी बनेगा जब ऊम में हमारे साथ न्यूक्लियस नहीं है, सही है। तो या हम जब ऊम में ना न्यूक्लियस है लेकिन उसको 2 स्पर्म एट अ टाइम क्या करे, फर्टिलाइज, तो कितने क्रोमोसोम कंबाइन हो गए, दैट इज 69, दैट इज 69, एक एक्स्ट्रा स्पर्म, तो उसके साथ क्या हो गया, हमारे साथ 69 आ जाते हैं, सही। या हमारे साथ ऊम हारी हो और सिर्फ एक ही क्या हो, एक ही स्पर्म आ जाए, उसमें न्यूक्लियस, इसको हम मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं, सही है। इसके फिर डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स आते हैं और काजेस आ जाते हैं, लेकिन इतना याद रखो कि हमारे साथ मोलर प्रेगनेंसी एंड कोरियो कार्सिनोमा में बीटा एचसीजी इंक्रीज होता है, और बीटा एचसीजी किस तरह इफेक्ट करता है, जिस तरह हमारे साथ टीएसएच एक्ट करता है। टीएसएच T3 और T4 को क्या करता है, बढ़ा देता है, सही है। समझ आ रहा है ना, तो किसका, बीटा एचसीजी नहीं है, ये हमारे साथ क्या होता है कि जिस तरह प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी के लिए हमारे साथ क्या करता है, उसको मेंटेन रखता है, सही है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। मुझे प्रॉपरली एग्जैक्टली, लेकिन हमारे साथ क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई को, सही है। नहीं है एक्टोपिक भाईजान, आप जब प्रेगनेंसी का पता ही लगाते हो प्रॉपर का, तो इससे पता करते हो। किसमें, किसा, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इससे पता, आप किस तरह पता लगाओगे, ब्लड में तो आएगा ना, ब्लड किस तरह, इसका लेवल इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इंक्रीज होता है, लेकिन हम प्रेगनेंसी के लिए किसी भी ऐसी प्रेगनेंसी के लिए जो कि रिलीज कॉल कर रही हो, हाँ, जिसमें फीटस को भाई एक बंदा है ना, वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है, वो लेडी प्रेग्नेंट है ही नहीं, सही है। इसमें फिर हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो जो हमारे साथ ये यूट्रस होगा ना, यूट्रस, सही है, तो इसमें हमारे साथ क्या इस तरह मास नजर आएगा। आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि बीटा एचसीजी आ गया और आप बोलो कि मोलर प्रेगनेंसी है, सही है, इस पे आप डायग्नोज नहीं मार सकते। ये हम आगे इसके इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, सही है, फिर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से, और इन तीनों को भी फिर इसको और फिर इनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। पोलिपिन ट्यूब में, वोरीज में, किसी भी एब्डोमेन में, हाँ, किसमें बेटा डिटेक्शन का और इसके साथ काम नहीं है हमारा, सही है। हमारा काम है एबनॉर्मली ये टिश्यू तो बीटा एचसीजी को रिलीज कर रहा है ना, रिलीज कर रहा है, ये तो मानते हो कि ये सेल सेंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट का अगर कार्सिनोमा ये वो एबनॉर्मल, वो तो एक्टोपिक है। अभी फिर एक कास पढ़ते हैं इसका सर्वाइकल कार्सिनोमा, सही है, स्ट्रोमा विरियाई, सही है, वो भी हमारे साथ क्या करता है, वो T3 और T4, अब उसका तो T3 और T4 का काम है नहीं, वो तो थायराइड का काम है, सही, वो तो
वो तो थायराइड का काम है ना, लेकिन एक्टोपिकली उससे रिलीज तो होता है ना, सही है। दैट इज पैथोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं? पैथोलॉजी के पैथोलॉजिकल इसके पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि कौन कौन से टिश्यू से ये रिलीज होता है। क्लियर हो गया? सही है। ये तो पैथोलॉजी है, इसका तो काम ही नहीं है। लेकिन पैथोलॉजी, जब हम लंग्स कार्सिनोमा में क्या होता है? एडीएच रिलीज होता है। अब एडीएच तो लंग्स का काम नहीं है ना, लेकिन दैट इज एक्टोपिक, इसलिए तो इसको हम एक्टोपिक नाम देते हैं। ये समझ आ गया है भाई? सही है। अब हमारे साथ भाई बातें नहीं करो ना, बस